आपका जो टॉपिक है उसको कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके उससे संबंधित आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक खांसी भी ठीक नहीं हो रही, पता नहीं कई दिन हो गए, गले में क्या बैठा हुआ है, तो देखते हैं कब ठीक होके देगी। देखिए पहला टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका ईवीएस की जो आपकी थीम होती है, 6 थीम होती है, जो आपका जो कंटेंट आता है एनसीईआरटी से, वहां से भी आपका एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। आपकी पेडागोजी में भी एक क्वेश्चन यहां से आपका देखने को मिलता है आपकी थीम से संबंधित। देखिए ईवीएस की आपकी 6 थीम होती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपकी 6 थीम होती है। एक क्वेश्चन आपका चला जाता है आपके कंटेंट वाले में, जहां से आपका यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है, इनमें से कौन सी थीम है। ठीक, अब पेडागोजी में यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर देखिए, ध्यान से नजर डालिए यहां पर कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन पेडागोजी में यहां से बनता है, कोई भी इनमें से एग्जामिनर एक थीम को उठा लेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी आपको कराकर बताऊंगा। कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से उठा लेगा और उस क्वेश्चन को फिर पूछेगा कि जैसे जल का उठा लिया, और इस जल के फिर ऊपर थीम के ऊपर पूछेगा कि जल संरक्षण के बारे में आप बच्चों को कैसे जागरूक करोगे, या जल की कमी के बारे में आप बच्चों को बारे में कैसे बताओगे, या जल से संबंधित मुद्दों के बारे में आप बच्चों को कैसे अवेयर करोगे। ठीक है, ये ट्रेवल को उठा लेगा, ट्रेवल की थीम को उठा लेगा, जैसे बछेंद्री पाल जी से संबंधित क्वेश्चन आ गया था कि ट्रेवल की थीम के ऊपर बछेंद्री पाल से संबंधित बच्चों के बारे में आप इस जानकारी को कैसे बताओगे। ठीक है, तो जेंडर बाइस को उन्होंने चैलेंज दिया था इस थीम से संबंधित। तो एग्जामिनर किसी एक थीम को उठा लेगा, इन 6 थीम में से किसी एक थीम को उठा लेगा, उस थीम पर आधारित कोई आपको एक इक्वेशन दे देगा, कोई का आपको एक एग्जांपल दे देगा, और फिर वहां पर आपको एक क्वेश्चन पुटअप कर देगा। इसमें ना तो आपको कुछ याद करना, ना कुछ आपको रटना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उस पर आधारित अपना दिमाग लगाकर उसको सोल्व करना है, बस, और कुछ नहीं करना। ना तो इसमें मैं आपको कुछ समझा सकता, ना ही आपको इसमें कुछ रटना है, ना ही कुछ समझना है। बस इन 6 थीम के नाम आप लोग याद कर लेना, बस इतना काम मेरे कहने से आप लोग कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका कंटेंट में भी चला जाता है और एक क्वेश्चन आपका यहां पे आ जाता है पेडागोजी के अंदर। ये काम आप कर लो। ठीक है, तो 6 थीम कर लो, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, और इनकी जो सब थीम है उसको भी कर लो, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स की आपकी होती है रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक, तो इसको कर लो। अब इससे संबंधित देखिए आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए। ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चन आज मैंने लिए जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आपके पूछे गए थे, जो आपके पिछली बार जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, किस तरीके का क्वेश्चन था उसको देखिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए यहां पर थीम ले ली, जल की ले ली, थीम आपकी जल की ले ली, वाटर की थीम ले ली। जल थीम से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे सीखा जा सकता है। अब देखिए जल एक ऐसा मुद्दा है जो सामाजिक मुद्दा भी है और सांस्कृतिक मुद्दा भी है। सामाजिक मुद्दा ऐसा है, देखिए जल के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। जल एक ऐसा मुद्दा है जो 2 स्टेट को, जो 2 देशों को भी जोड़ता है। एक सांस्कृतिक मुद्दा है, जल को क्या होता है, लोग इसकी पूजा भी करते हैं, जैसे गंगा जल हो गया। ठीक है, तो इसको एक बड़ा महत्व भी दिया जाता है। तो जल एक सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों ही एक तरीके से क्या है, मुद्दा है। तो इसको प्रभावी ढंग से एक बच्चे को आप लोग किस प्रकार से सिखा सकते हैं, आप लोग समझ गए। तो 6 थीम में से एक थीम को उठा लेगा एग्जामिनर और उसके बेस पर कोई आपको एक इक्वेशन पुटअप करके आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा। अब यहां पर आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला कह रहा हूं, कौन सा एग्जाम्पल यहां पर सही बैठेगा। सबसे पहला तरीका है आपका रोल प्ले, यानी कि भूमिका निर्वाह। अब जल थीम से संबंधित मुद्दों का सबसे बढ़िया तरीका है रोल प्ले कराकर दिखाओ। रोल प्ले करा के दिखाओ, एक ऐसा रोल प्ले बच्चों को करवा दो क्लासरूम के अंदर, राजस्थान का यानी ऐसी जगह का करवा के दिखा दो जहां मरुस्थल बना हुआ है, जहां पर जल की कमी है, जहां पर लोग जल के बिना मर रहे हैं, जो जानवर वगैरह है वहां पर भी लोग, जो जानवर है, लोग है, वो जल के बिना मर रहे हैं, जल की कमी की वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इससे क्या होगी, अवेयरनेस आएगी, यार जल के बिना कितनी परेशानी हो रही है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपका रोल प्ले। रोल प्ले के माध्यम से अवेयरनेस आएगी। ठीक है, जल के मुद्दों पर आदमी सचेत होगा। तो पहला तरीका बिल्कुल सही हो गया। दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स के बीच में वास्तविक संवाद, यानी कि क्या है, एक रियल डायलॉग करवाओ, बच्चों के बीच में डिबेट करवाओ कि बेटा आपस में डिबेट करो तुम। ठीक है, कि जल के बिना क्या होगा, अगर जल ही नहीं रहेगा हमारी जिंदगी के बीच में, हमारी पृथ्वी पर जल ही नहीं रहेगा तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से रियल डायलॉग करवाइए। ठीक है, ये वाला डायलॉग मत करवा देना, देख तेरी मम्मी तो पानी की टंकी खुला छोड़ देती है, पूरे दिन निकलता रहता है, लड़ाई बच जाएगी आपस में। रियल डायलॉग आपको करवाना है। ठीक है, तो दूसरा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन आपका फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण। ये भी आपका टॉपिक आपके ईवीएस के एग्जाम में जरूर आता है, अभी वीडियो के एंड में आने वाला है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो फील्ड ट्रिप करवाओ यानी कि क्षेत्र भ्रमण करवाओ, बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाकर दिखाओ, ऐसी झुग्गी में, ऐसी कॉलोनियों में ले जाकर दिखाओ जहां पर पानी आता ही नहीं है। जहां पर पानी किस में आता है, आपकी वो गाड़ियां नहीं आती जिसमें पानी भरती है, लेडीज जाकर या आदमी जाकर भरते हैं पानी, अपने डब्बों में जाकर भरते हैं, ताकि बच्चा देखेगा यार पानी की कितनी कमी है। तो फील्ड ट्रिप कराकर दिखाओ जहां पर पानी कम आता है। तो तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया। चौथा ऑप्शन आपका प्रदर्शन और होमवर्क दो। देखिए जब उनको डेमोन्स्ट्रेशन करा के कुछ दिखाएंगे, उनको होमवर्क दे देंगे, तो उससे बच्चा जल्दी तरीके से नहीं सीख पाएगा और ना ही उतना अच्छे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल चौथा सही नहीं बैठेगा। तो ए, बी और सी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। आप लोगों ने पहला टॉपिक देखा जो आपका थीम से संबंधित क्वेश्चन आता है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे, भर भर के क्वेश्चन आपके थीम से संबंधित आपके पूछे गए, ठीक है। तो जो पहली टाइप आपकी आती है वो आपकी थीम से संबंधित आती है, जिसमें इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जहां पर आपको अपनी खुद की नॉलेज का इस्तेमाल करके, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करके इस आंसर को यहां पर निकालना है। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बस आपको अपनी ईवीएस की थीम पता होनी चाहिए, और जो आपकी ईवीएस की जो दो थीम है उनकी आपको सब थीम पता होनी चाहिए, ठीक। आप उसका इजीली आंसर यहां पर निकाल दोगे। इसको समझ गए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, यानी कि आपके अगले आपके चैप्टर की ओर। देखिए अगला टॉपिक आपका दिया हुआ है, जो ईवीएस का जो नेचर है, यानी जो आपका ईवीएस की प्रकृति है वो कैसी होती है। जब आप लोग ईवीएस की एनसीईआरटी पढ़ोगे, बेसिकली कोई नहीं पढ़ रहा होगा इस टाइम पर, क्योंकि सबको पता है कि यार सचिन सर सारी चीज करा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पर कोई नहीं पढ़ रहा होगा, इतना मुझे कंफर्म पता है, ठीक है। दो चार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए अब बात करते हैं ईवीएस के नेचर की। जब बात करते हैं तो चाहे ईवीएस का नेचर हो, चाहे आपका मैथ्स का नेचर हो, किसी का भी आपका सब्जेक्ट का नेचर हो, जब प्राइमरी स्कूल के बच्चे की बात आती है, ठीक है, छोटे बच्चे की बात आती है, तो सभी बच्चों को क्या देखता है, छोटा बच्चा सभी चीजों को क्या देखता है, समग्र रूप से देखता है, यानी ओवरऑल देखता है, ठीक है। अगर आप एक बच्चों को पेड़ भी दिखा दोगे, आप एक बच्चों को पेड़ दिखा दोगे और एक पेड़ पर यहां पर पंछी भी बैठा होगा, पेड़ पर आदमी भी बैठा होगा, कुछ भी देखा होगा, तो बच्चा इस चीज को एक ही देखता है, ठीक है, समग्र रूप से देखता है कि बेटा क्या दिख रहा है, वो कहेगा पेड़ दिख रहा है, और कुछ नहीं दिखेगा उसे, ठीक है। अर्जुन की तरह उसे चिड़िया की आंख नहीं दिखेगी, उसे पूरा पेड़ दिखेगा। तो अगर मैं बात करूं ईवीएस के नेचर की, तो ईवीएस के नेचर की जो प्रकृति बताई गई है वो एकीकृत बताई गई है, यानी इंटीग्रेट बताई गई है, जहां पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको एक ही जगह पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जो ईवीएस होता है वो खाली 3rd, 4th और 5th क्लास में पढ़ाया जाता है, जहां पर आपके एग्जाम से भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। 1st और 2nd क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता, 1st 2nd क्लास में ईवीएस नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। और जो आपके 3rd 4th क्लास में ईवीएस पढ़ाया जाता है, इसी में आपकी साइंस भी पढ़ाई जाती है, इसमें आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री वगैरह सब इसी के अंदर ऐड कराई जाती है। अलग से क्यों नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि बच्चा जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी को क्या देखता है, ओवरऑल देखता है, समग्र रूप से देखता है। इसलिए इन सभी सब्जेक्ट को क्या है, ईवीएस के अंदर इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है, ईवीएस के अंदर इंटीग्रेट करके, एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इसलिए ईवीएस की प्रकृति कैसी बताई गई है, इंटीग्रेट बताई गई है, यानी कि एकीकृत बताई गई है। कैसी बताई है, एकीकृत, इंटीग्रेट बताई गई है, ठीक। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, तभी तो आप लोगों के 3rd 4th क्लास में खाली ईवीएस की किताबें है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई वालों ने आपके साथ इस बार पिछली बार मजाक कर दिया था, कुछ शिफ्ट के अंदर 4-5 शिफ्ट के अंदर क्या काम कर दिया, अच्छा ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, चलो यार साइंस के कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, चलो आपके कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन डाल देते हैं। तो कुछ शिफ्ट के अंदर सीबीएसई वालों ने मजाक कर दिया था, लेकिन इस बार अगर कुछ करेंगे तो टेंशन फ्री है। अब देखिए वही बात यहां पर लिखी हुई है कि प्राइमरी क्लास के बच्चे अपने एनवायरनमेंट को समग्र रूप से यानी ओवरऑल देखते हैं, ना कि भागों में यानी कि पार्ट्स में। और इससे जुड़े किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे साइंस हो चाहे सोशल साइंस हो, उसको एक रूप में वो नहीं देखते। ये शुरुआत में जो है एनसीईआरटी की जो किताब दी हुई है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, उनके लिए कुछ संदेश लिखे हुए हैं, उसी के अंदर ये वाली बात लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्लास 1st और 2nd में ईवीएस को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि इससे जुड़े जो कौशल है उसको लैंग्वेज और मैथ से जुड़े और मैथ से जोड़ने की बात कही गई है। ये आपके एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, जो आपका ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। आपके शुरुआत के पेज में ये वाली बात लिखी गई है कि आपके 1st और 2nd में ईवीएस है ही नहीं, तो ईवीएस नहीं है तो ईवीएस की जगह क्या पढ़ाया जाता है, ईवीएस की जगह पढ़ाया जाता है आपका लैंग्वेज यानी भाषा और मैथ्स।
ठीक है, इन्हीं के माध्यम से बच्चे के जो कौशल है उन्हीं को आपके इंप्रूव करने की बात कही गई है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए ईवीएस के नेचर के बारे में, ईवीएस की प्रकृति के बारे में आप लोग समझ गए। ठीक, और क्यों आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में ईवीएस पढ़ाई जाती है इसके बारे में भी आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब बात करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर की कि प्राइमरी क्लास का जो आपका ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है, वह विषय क्षेत्र है जिसमें क्या है, एकीकरण है, यानी कि आपका इंटीग्रेट है। एग्जामिनर ने पहले ही दे दिया कि कैसी है ईवीएस की प्रकृति, आपकी एकीकरण है यानी कि इंटीग्रेट है। ठीक, जिसमें क्या है, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्य एवं मुद्दे है, खाली सिर्फ दो ही आपके कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, ओवरऑल है, सभी चीजें इसके अंदर। तो पहला तो आपका होने से रहा सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य और मुद्दे है, सामाजिक विज्ञान के अलावा साइंस का आ गया, पेडागोजिकल आपके कंसेप्ट का आ गए, तो ये भी आपका होने से रहा। विज्ञान और सामाजिक सॉरी यार, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के संप्रत्य और मुद्दे है, नहीं, विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है और पर्यावरण शिक्षा के संप्रत्य और मुद्दे भी है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है, आपके ईवीएस के अंदर है, इसलिए इसकी प्रकृति इंटीग्रेट यानी एकीकृत बताई गई है। आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में सीटेट में आपका पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग इसको कि ईवीएस की प्रकृति आपकी कैसी होती है, इंटीग्रेट होती है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके एक और क्वेश्चन की, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, इसके ऊपर देखे नजर डालिए। बच्चा जो ईवीएस को सीखता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ईवीएस को सीखता हो, चाहे किसी सब्जेक्ट को सीखता हो, चाहे किसी लैंग्वेज को सीखता हो, अगर बात आ जाएगी प्राइमरी स्कूल के बच्चे की, प्राइमरी क्लास के बच्चे की बात आ जाएगी, छोटे बच्चे की सीखने की बात आ जाएगी, तो जो छोटा बच्चा सीखता है वो कैसे सीखता है, सरल से जटिल की ओर सीखता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सीखता है। सबसे पहले आसान चीजें सीखता है, उसके बाद वो कैसी चीजें सीखता है, जटिल चीजें यानी कठिन चीजें सीखता है। ये नहीं है पहले वो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल चीजें सीखेगा, हार्ड चीजें सीखेगा, उसके बाद वो सिंपल चीजें सीखेगा। ऐसे तो आप लोग सीखते हो, ठीक है, कि पहले हमें मुश्किल चीजें सिखा दो, बाद में हार्ड सीखेंगे। आप लोग भी पहले आसान चीजें सीखिए, जब आप लोग आसान चीजें सीखोगे फिर मीडियम सीखना, फिर हार्ड सीखना। भैया आपने आसान सीख लिया, आपके 90 नंबर आ गए, आपने मीडियम चीजें सीख लिया, आपके 120 आ गए, आपने हार्ड चीजें सीख ली तो आपके 140 आ जाएंगे। ठीक है, तो छोटे बच्चों की तरह आप लोग भी अपना इस वाले कंसेप्ट को यूज करना। उसके अलावा जटिल से सरल आपका होने से रहा। उसके अलावा ईवीएस कैसे सीखी जाती है, वैश्विक से स्थानीय की ओर नहीं, स्थानीय से वैश्विक की ओर होती है। ठीक है, आपका लोकल टू ग्लोबल होती है, ना कि ग्लोबल टू लोकल। यानी सबसे पहले बच्चा वो चीजें सीखता है जो उसके लोकल में होती है। सबसे पहले उन जानवरों के बारे में जानता है जो उसके लोकल में होते हैं, जैसे आपका डॉगी हो गया, बिल्ली हो गया, उसके अलावा गाय भैंस हो गई, तो लोकल की चीजों के बारे में जानता है। फिर आपके किन जानवरों के बारे में जानता है, ग्लोबल के बारे में जानता है। इसलिए सीखना जो होता है आपका ग्लोबल टू लोकल नहीं होता, लोकल टू ग्लोबल होता है। ठीक है, अगला होता है अमूर्त से अमूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त होता है। यानी सबसे पहले बच्चा चीजें कैसे सीखता है, मूर्त चीजों से सीखता है। मूर्त चीजें वो चीजें होती है जिनको बच्चा देख सकता है, छू सकता है, पकड़ सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग मुझे अभी देख रहे हो, सुन भी रहे हो, तो ये क्या चीजें आपकी मूर्त चीजें है। तो सबसे पहले बच्चा मूर्त सीखता है, फिर उसके बाद अमूर्त सीखता है। ठीक है, तो इसने अपोजिट दिए हुए थे ये। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो आपका असेसमेंट। देखिए, अगर आपके ईवीएस की बात करें, असेसमेंट आपका एक ऐसा टॉपिक है, एक नंबर कंफर्म आएगा, एक से आपके ज्यादा भी आपका पूछा जाता है। और इसके अंदर सेम आपके वही भरे हुए आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, पोर्टफोलियो, रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, आपके यही आपके भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक नंबर आप कंफर्म मानकर चलिए ईवीएस के अंदर, और एक नंबर कंफर्म मानकर चलिए आप सॉरी सीडीपी के अंदर। ठीक है, तो यानी लगभग मानकर चलिए 2-3 नंबर आपके असेसमेंट आपको दिलाकर ले जाएगा, क्योंकि आपके ईवीएस के अंदर असेसमेंट कंफर्म आना है। देखिए, असेसमेंट आपको सभी को पता है, आकलन क्या होता है दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। अब असेसमेंट आपका दो तरीके का होता है, एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है आपका समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जो असेसमेंट आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है, जो आपका असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान चलता है, जिसमें टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये असेसमेंट कौन सा, और अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने लग जाऊं तो ये असेसमेंट कौन सा असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जैसे अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊं, ईवीएस का नेचर कौन सा है, तो आप लोग क्या हो, आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप इनसे कुछ लोग बता दोगे, कुछ लोग नहीं बताओगे। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाला असेसमेंट कौन सा असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। सबसे बेस्ट असेसमेंट आपका यही माना गया है, और एनईपी सबसे ज्यादा है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सबसे ज्यादा फोकस दे रही है वो आपके किस पर दे रही है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर दे रही है। ठीक है, और एग्जाम
एग्जाम में जब आप लोग जाओगे तो इसी के साथ आपको सबसे ज्यादा जाना है, ठीक। इसको आप लोग समझ गए। यानी पढ़ाई के दौरान होने वाला जो आपका असेसमेंट होता है, आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जैसा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन होते हैं? वे क्वेश्चन जिनके एक से ज्यादा समाधान होते हैं, ठीक है, या वे क्वेश्चन जिनके एक से ज्यादा आंसर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बताओ दिल्ली के बारे में आप लोग कितना जानते हो, तो दिल्ली के बारे में दुनिया भर की आप लोग जानकारी बता दोगे, ठीक है, कि दिल्ली में लाल किला होता है, दिल्ली में हमारे सचिन सर भी होते हैं, दिल्ली में और दुनिया भर की चीजें बता दोगे। अगर मैं कहूं भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी क्या है बताओ, दिल्ली है नहीं दिल्ली है, कमेंट बॉक्स में बताओ। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर या जिस समस्या का समाधान सिर्फ एक हो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और जिस समस्या के समाधान एक से ज्यादा हो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्ट, क्लास डिस्कशन, ये सभी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाला आपका असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, जब ये हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद होने वाला जो आकलन होगा, जब मैं पूछूंगा कि भाई कितना स्कोर आपका बना, तो हो जाएगा आपका समेटिव असेसमेंट। जैसे जो बच्चे का पूरे साल क्लासरूम के अंदर पढ़ता है और जो उसकी वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, ईयरली और हाफ ईयरली जो उसके एग्जाम होते हैं, वो होते हैं उसके आपके समेटिव असेसमेंट होते हैं। कौन से? समेटिव असेसमेंट होते हैं। और इसको एनईपी 2020 कह रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा कम करो या इसको ज्यादा से ज्यादा खत्म करते जाओ भाई, ठीक है। सबसे बेस्ट असेसमेंट किसको मानता जा रहा है? आपको समेटिव से फॉर्मेटिव की ओर कहने की बात करता जा रहा है आपका एनईपी 2020, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मैंने क्या बताया हुआ है? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसको आपको क्या मानना है? नेगेटिव मानना है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट या स्टैंडर्डाइज आपके जो असेसमेंट होते हैं वो असेसमेंट होते हैं जो आपके सेम आपके पहले से चलते आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में पढ़ते हो, सेम उसी तरीके से आपके 100 में से आपके वही 33 का आपको लाने होते हैं, लेकर आ गए तो पास हो गए, नहीं लेकर आ गए तो फेल हो गए। तो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते आ रहे हैं, ना बच्चा उसमें अपनी नॉलेज गेन कर पा रहा है, ना ही दुनिया भर की चीजें सीख पा रहा है। एग्जाम में आपको भाई साहब देखने को मिलेगा, जहां पर भी देखने को मिले इसको उड़ा देना, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके इन 3 टाइप्स के बारे में, जो आपके फॉर्मेटिव और समेटिव के आपके टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव समेटिव भी देखने को मिलते हैं, ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इन तीनों भाइयों के ऊपर नजर डाल लेना। असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही टाइप्स होता है, यानी जो असेसमेंट आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका खत्म हो जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग जिसमें अपना आकलन बच्चा खुद करता है, ठीक है, या अपने दोस्त यार से, अपने बहन भाई से करवाता है। जैसे हम जब खुद पढ़ते थे या आप लोग खुद पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते थे? कॉपी सामने कर दी, क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अपनी आंख बंद कर ली और फिर मन ही मन उसको आंसर दिया, तो क्या हो गया? असेसमेंट एज लर्निंग। जब अपना आकलन खुद करते हैं, अपने दोस्त को, अपनी बहन भाई को कॉपी दे दी, भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ, मैं उसको आंसर दूंगा, तो असेसमेंट एज लर्निंग हो गया, ठीक है। तो असेसमेंट के आपके 3 टाइप्स है, तीनों बड़े महत्वपूर्ण है और आपके सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। अब आपके जो असेसमेंट है या जो आपका इवैल्यूएशन है उसके टूल्स जानना बहुत जरूरी है, और जो आपके ईवीएस होता है यानी जो आपके पर्यावरण होता है उसके अंदर भाई साहब 1 नंबर का टूल्स आपका इनमें जरूर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो जरूर आपको देखने को मिलेगा, आपके जो टूल्स है वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो टूल्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टूल्स आपका आ गया आपके सामने पोर्टफोलियो। कई बार मैं आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि पोर्टफोलियो क्या होती है। पोर्टफोलियो बेसिकली एक तरीके की जो आपकी फाइल होती है, इस फाइल के अंदर बच्चे से संबंधित सभी तरीके के आपके क्या होते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं कि भाई बच्चे का नाम क्या होता है, बच्चे की फैमिली से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, बच्चे के माँ बाप का क्या नाम है, ठीक है। बच्चे के सभी तरीके के अचीवमेंट्स रखे जाते हैं, बच्चे की जो कमियां होती है वो रखे जाते हैं। बच्चे से संबंधित सारा लेखा जोखा इस आपकी फाइल के अंदर रखा जाता है। जब बच्चा मान लीजिए फर्स्ट क्लास में है तो बच्चे फर्स्ट क्लास से संबंधित जो जो बच्चे ने 1 साल के अंदर करा वो सभी इस फाइल के अंदर वो टीचर पोर्टफोलियो बना के रख लेती है, ठीक है। जब बच्चा अगली क्लास में जाता है तो अगली क्लास वाली मैडम को फर्स्ट क्लास वाली मैडम जो होती है वो दे देती है कि मैडम ये इस बच्चे की पोर्टफोलियो है। तो नेक्स्ट जो अगली क्लास वाली मैडम है वो उसकी पोर्टफोलियो देखती है, उससे पता लग जाता है कि हाँ ये बच्चे की कमियां है, ये बच्चे के अचीवमेंट्स है। तो उसको आकलन करने का सबसे बढ़िया सोर्स मिल जाता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो के बारे में आप लोग जान गए। आकलन करने का सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट मेथड आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें बच्चे से संबंधित सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं, ठीक है। आप लोगों की बनी है किसी की पोर्टफोलियो? हमारी तो नहीं बनी, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों की भी नहीं बनी होगी। हमारे टाइम पे तो स्कूल वाले पता है क्या काम करते थे? ऐसे रिजल्ट बनाते थे, ऐसे रिजल्ट बनाते थे और कोने में यहां पर लिखते थे
एवरेज लिख देते थे या बिहेवियर को लिख देते थे गुड या वेरी गुड, बस इस तरीके से, ठीक है। और पेरेंट्स से शिकायत अलग कर देते, तो इस तरीके का काम करते थे, ठीक है। शायद आप लोगों के साथ में भी ऐसे किया होगा, ठीक। तो पोर्टफोलियो के बारे में आप लोग समझ गए, ये सभी वही चीज लिखी है जो मैंने आपको अभी बताई है। तो ये हो गई आपकी पोर्टफोलियो, ठीक। उसके बाद बात करें रिकॉर्ड की। इन रिकॉर्ड में आपके दो रिकॉर्ड आपको देखने को मिलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और आपके कम्युलेटिव रिकॉर्ड। जो आपके एग्जाम में ईवीएस में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड आपका वो रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे के सभी तरीके के रिकॉर्ड आपके रखे जाते हैं, चाहे उसमें बच्चे का बिहेवियर हो यानी व्यवहार हो, चाहे उसकी कोई स्किल्स हो, उसने कोई आपका कौशल अपना सीखा हो, चाहे उसका एटीट्यूड हो, ठीक है। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में बच्चे के सभी तरीके के रिकॉर्ड को रखा जाता है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स में जो बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड होते हैं, C4 कम्युलेटिव, C4 क्लास, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो क्लास से संबंधित बच्चे के सभी रिकॉर्ड वो इसके अंदर रखे जाते हैं। जैसे बच्चे के एकेडमिक हो गया, बच्चे की जो अटेंडेंस होगी, ठीक है, हाजिरी जिसको बोला जाता है, बच्चे के अचीवमेंट्स जो उसके क्लासरूम में होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। उसी के अलावा एक देखने को मिलता है आपका रेटिंग स्केल, आपका पर्यावरण अध्ययन का बड़ा फेवरेट टॉपिक आपका रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि एक ऐसा स्केल जिस पर रेटिंग दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा, ठीक है, एक टेस्ट ले दिया, ठीक है, उसमें बच्चे के 10 में से मान लीजिए उसके 2 नंबर आए, तो यहां पर रेटिंग स्केल दी जाएगी कि बच्चा क्या है, यहां पर पुअर है, ठीक है। अगर बच्चा 6 नंबर लेकर आ गया तो यहां पर उसको रेटिंग दी जाएगी कि बच्चा क्या है, एवरेज है। अगर बच्चा लेकर आ गया 10 नंबर लेकर आ गया तो यहां पर बच्चों को दी जाएगी कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, हाई है, ठीक है। तो इस स्केल पर उसको रेटिंग दी जाएगी। जैसे रिएक्टर स्केल पर भूकंप जो होता है ना, अर्थक्वेक होता है, उसको रेटिंग दी जाती है, उसी तरीके का ये आपका रेटिंग स्केल होता है। इसको आप लोग समझ गए। उसके अलावा अगला देखने को मिलता है आपका रूब्रिक्स। पिछली बार ये भाई साहब बहुत धमाल मचाया इसने रूब्रिक्स ने आपके एग्जाम के अंदर। रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स बेसिकली आपका एक स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है इस तरीके की, जिसमें बच्चे के जो अचीवमेंट्स होते हैं, चाहे वो रिटर्न में हो चाहे उसके मौखिक में हो, उसको इसमें आपका दर्शाया जाता है, ठीक है। तो रूब्रिक्स के अंदर उसके अलावा एक और बचा आपका लास्ट चेकलिस्ट। उसके बाद क्वेश्चन आंसर बताऊंगा जो आपके ईवीएस के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। चेकलिस्ट में जो भी आपका आकलन होता है वो सिर्फ यस या नो में होता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, यस या नो? यस दिया था, ठीक है। क्या दिया था? यस। तो आप लोग इसका आंसर बता दोगे, यस दिया था। सीटेट के लिए सचिन सर बेस्ट टीचर है, यस या नो? यस, ठीक है, यस है, ठीक है। सचिन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आकलन करना है किसी चीज का तो सिर्फ यस या नो में होगा। ऐसी एक चेकलिस्ट होती है, यस या नो करते जाओ, बस यस या नो करते जाओ, तो आपकी क्या हो जाएगी, चेकलिस्ट हो जाएगी। तो ये असेसमेंट के जो टूल्स है इनको आप लोग समझ गए। यही टूल्स आपके बार बार पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया जो आपके ईवीएस में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन बार बार कई शिफ्ट के अंदर आपका रिपीट हुआ था बार बार, ठीक है। तो आप लोग देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, यही आपका बार बार रिपीट हुआ था। देखिए क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर है कि एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण यानी एक आपका असेसमेंट टूल, अब देखो इन्हीं असेसमेंट टूल में से कोई पूछा जाएगा, उसका उपयोग करता है जो ना केवल सबसे अच्छा है बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या उसकी एक्टिविटीज को एकत्रित यानी कि कलेक्ट करता है। तो शिक्षक क्या उपयोग कर रहा है, बताओ भैया आप लोग, अब बताओ क्या उपयोग कर रहा है। रूब्रिक्स कर रहा है, पोर्टफोलियो कर रहा है, एनेक्डोटल कर रहा है, या फिर ऑब्जर्वेशन शीट को कर रहा है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। इसने पूछा है कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के काम और गतिविधि, तो सबसे बढ़िया सोर्स क्या हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। एक समय में इससे बढ़िया सोर्स आपका कोई नहीं मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो, आंसर आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। बताओ भाई, पर्यावरण अध्ययन के सीखने का, यहां पर देखो कौन सी बात हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग मैंने क्या बताया था कि एक ऐसा आकलन जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है वो होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा होगा वो आपको बताना है। नजर डालते हैं भाई, पहला एग्जाम्पल ऑप्शन आपका कार्यपत्रक यानी जो वर्कशीट होती है उसके द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मैप पर भारत के जो तटीय राज्य है उनको खोजना। एक बात और आपको बता दूं, इसको गांठ बांध लो याद से, आपके एग्जाम में मैप से संबंधित कम से कम 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएगा। आज ही अपने घर की दीवार में अपने मोबाइल फोन में इंडिया के मैप की फोटो लगा लेना,
जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है या भारत के जितने भी आपके स्टेट है उनके बारे में जानकारी जरूर कर लेना। आपके एग्जाम में ये चीज आनी है पर्यावरण अध्ययन के अंदर, ठीक है। तो इसको जरूर कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका ये हो गया। तो बिल्कुल इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षा लेना, यह आपका समेटिव असेसमेंट देखने को मिलेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग देखने को मिलेगा, ये आपका होने सारा। पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा आएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा मैंने किसकी बताई थी, समेटिव असेसमेंट यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग बताई थी, तो ये भी आपका होने सारा। पेरेंट्स को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में, देखो अंत की बात आ गई, क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाएगा। तो ये भी आपका होने सारा। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको, अगला टॉपिक आपके सामने देखने को मिल गया, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसको ऊपर नजर डालते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वह आपका बच्चों को जब सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनाने की बात आती है। देखिए आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के अंदर एक आपका टॉपिक आता है जहां पर बच्चों को सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनाने की बात आती है, कि आपको बच्चों को संवेदनशील बनाना है। या तो उसको किसी जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाना है, या उसको पौधों के प्रति संवेदनशील बनाना है, पानी के प्रति संवेदनशील बनाना है, या फिर उसको XYZ किसी भी चीज के प्रति उसको सेंसिटिव बनाना है। क्या छोटा बच्चा जो होता है वो सेंसिटिव होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है भाई, बट उसको बनाना पड़ता है, ठीक है, उसको सिखाना पड़ता है सेंसिटिव होना, ठीक है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि बेटा नहीं इस तरीके से नहीं करते। अब जैसे जानवर होता है तो जानवर से बच्चा डरता है, बट जब उसको समझाया जाता है कि नहीं बेटा जानवर को मारते नहीं है, प्यार करते हैं, इस तरीके से करते हैं, तो बच्चा फिर सेंसिटिव बनता है उस चीज के प्रति। एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब बच्चों को सेंसिटिव बनाने की बात आती है, संवेदनशील बनाने की बात आती है, तो जरूर आपको देखने को मिलता है। और जब आप लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो वहां पर जो डायरेक्शन दिए हुए टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, तो वहां पर क्लियर मेंशन दिया हुआ है कि बच्चों को आपको सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील जरूर बनाना है, ठीक है। अब देखिए संवेदनशील किसके लिए बनाना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में किसके लिए, वर्ग के लिए, खास वर्ग के लिए। वर्ग में कौन कौन आ सकते हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो आ सकते हैं, एक खास जो पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं वो आ सकते हैं, जो आपके जेंडर 22 जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जेंडर 22 आपको देखने को मिलता है, उसके प्रति संवेदनशील बनाना है, ठीक है। तो इसके प्रति भी आपको क्या है, संवेदनशील बनाना है। अगर बच्चों को किसी पौधे के प्रति संवेदनशील बनाना है, ठीक है, तो सबसे बढ़िया काम क्या है, बच्चों को कह दो कि बेटा अपने घर के अंदर ये पौधा लगाओ, तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा, बच्चा उसके प्रति क्या हो जाएगा, संवेदनशील बनाएगा, डेली जाकर उस पौधे को पानी डालेगा, उसकी देखभाल करेगा, तो सबसे ज्यादा बच्चा संवेदनशील बनेगा। आप लोगों को एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मैं आपको एक छोटा सा पप्पी, छोटा सा डॉगी देता हूं, आप लोग, ठीक है, और आप लोग उसको अपने घर में 15-20 दिन, 1 महीना रख लो, कुछ दिनों के बाद आप लोग देखना आपको उससे इतना प्यार हो जाएगा, आपको अपने फैमिली मेंबर की तरह लगेगा, ठीक है, इतना प्यार हो जाएगा, तो वो आप क्या हो जाओगे, आप उसके प्रति संवेदनशील हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे, अपने बच्चे की तरह उससे प्यार करोगे। तो उसी तरीके से बच्चों को भी सेंसिटिव बनाने की बात की गई है पर्यावरण के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। इसलिए क्वेश्चन आपका ज्यादातर आपके ईवीएस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, चाहे प्लांट्स के प्रति हो, वाटर के प्रति हो, एनिमल्स के प्रति हो, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, बच्चों को आपको सेंसिटिव बनाना है। अब देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, उसके ऊपर एक बार जरा नजर डालते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर बच्चों को संवेदनशील बनाया जाता है, चाहे एनवायरमेंट का मुद्दा हो, चाहे सोशल मुद्दा हो, कोई भी XYZ मुद्दा हो, बट जरूरी है संवेदनशील उसको बनाना है। पहचान करें कि निम्नलिखित में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। अब बताओ पाठ्यचर्या में किन सामाजिक मुद्दों को लिया गया, इसने थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, ठीक है। अब पहले दिया हुआ इसने बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानता है, इसी को क्या है पाठ्यचर्या यानी करिकुलम में लिया हुआ है कि बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करानी, 14 साल से कम बच्चों को जो कारखाने वगैरह में बाल मजदूरी जो कराते हैं वो नहीं करानी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात समझोगे। यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन करा कि अगर बच्चों को पानी के प्रति संवेदनशील बनाना है तो पानी के बारे में, जागरूकता के बारे में उसको पढ़ाइए।
अगर पौधे के बारे में संवेदनशील बनाना है, जो कि सबसे ज्यादा आपके ईवीएस के अंदर पूछा जाता है, तो बच्चों को पौधे लगाने के बारे में कहिए कि बेटा घर जाकर एक पौधा लगाओ, उसको पानी दो, उसको खाद वगैरह डालो। तो ये काम आपको जरूर समझना है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब देखो ईवीएस वालों का बड़ा सदाबहार क्वेश्चन मेरी तरफ से लिख लो, 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म आना है आपके एग्जाम में। इसके बिना आपका ईवीएस का मतलब बनने से ही रहा, ठीक है। इसके बिना संभव ही नहीं है आपका एग्जाम बन जाए ईवीएस का, आपका पेडागोजी का। वह आपका ईवीएस के उद्देश्य है, यानी पर्यावरण के उद्देश्य। आपके बहुत सारे उद्देश्य मैंने लिखे हुए हैं, इन्हीं में से आपको कोई ना कोई उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य है, या निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। तो आपको जो जो मेन उद्देश्य है उनके बारे में नजर डाल लो। 1 नंबर कंफर्म 100% आना है, क्योंकि मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके एग्जाम में ना आया हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब देखिए, पर्यावरण को जो पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, उसके उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, जो शिक्षा का जो केंद्र है वो है चाइल्ड सेंटर्ड। कैसा है? चाइल्ड सेंटर्ड, यानी बाल केंद्रित है, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, ना ही पाठ्यचर्या केंद्रित है, सिर्फ बाल केंद्रित है। बच्चे के लिए पढ़ाई हो रही है। अगर बच्चे के लिए भले के लिए बात नहीं है तो समझ लो बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है। तो कैसा है? सिर्फ बाल केंद्रित है, जिसमें बच्चों को खुद खोज करके पता करने का क्या होना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, जिसमें बच्चा खुद अपने आप एक्सप्लोर करके चीजें, ठीक है, जिसमें बच्चा खुद एक्सप्लोर करके चीजें सीखे, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बेटा तू ही जो है दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है, बेटा खुद खोज करके सीख, और हम तो तुझे यहां पर ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के लिए बैठे हुए, ठीक है। तो इस तरीके की अप्रोच एक टीचर को रखनी है। उसके अलावा बच्चों में रटंत जो प्रवृत्ति है, ठीक है, रटने की जो प्रवृत्ति है, रटंत जो प्रणाली है वो कम हो, या एक तरीके से वो खत्म हो। उसकी जगह क्या होनी चाहिए? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि समझ आधारित आपकी अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ आधारित प्रवृत्ति होनी चाहिए। यानी बच्चा रटी रटाई प्रणाली पर नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे टाइम पर होता था 2 एकम 2 गर्दन हिला रहे और पीछे जो है, खैर अब मेरे साथ तो नहीं हुआ क्योंकि मैं प्राइवेट में पढ़ा हुआ, तो इस तरीके की अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो क्या बात की गई है कि रटन प्रणाली कम हो, और जो डेफिनेशन होती है, वर्णन होता है, इनको ज्यादा महत्व ना दिया जाए। तो ये जो है आपका पर्यावरण का, आपका क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा बल दिया हुआ है, राइटिंग पर मत जाना, समझने पर जाना, ठीक। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाने चाहिए, अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे वे अपने विचारों को प्रकट कर सके। उनके अंदर क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता को बढ़ावा दिया जा सके। कई बार आपके सीटेट में ऑनलाइन में पूछा गया। और बच्चे खुद करके सीखे, यानी लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखे। बच्चे क्वेश्चन पुटअप कर सके टीचर से, ठीक है। ये वाले नहीं है बच्चे टीचर से डर के बैठ जाए और टीचर पढ़ाता जा रहा है, बच्चा आराम से बैठे रहे। बच्चे क्वेश्चन पुटअप कर सके, ठीक है, और तथा प्रयोग करके सीख सके, ठीक है। कैसे? प्रयोग करके क्वेश्चन को सीख सके। ये सभी बात आपकी किताब के अंदर दी हुई है, जो मैंने यहां पर पॉइंट ऐड किए हुए। अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एग्जाम में आना ही आना है। और देखिए पॉइंट, बच्चों को लैंगिक भेदभाव के प्रति, यानी जो जेंडर वाइज होता है, जहां पर मेल और फीमेल के बाद इनइक्वलिटी की बात हो जाए, यानी जहां पर मेल और फीमेल को के बीच में असमानता की बात हो जाए, यानी एक को थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा दी जाए, ठीक है, उसके प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए, ठीक है। बच्चों को क्या बताना चाहिए कि भाई दोनों के दोनों क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों बराबर होते हैं। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जो एनसीईआरटी की जो किताब होती है, उसमें आप लोगों ने देखा है कितनी जो फीमेल जो स्टार है, ठीक है, जैसे बछिंद्र पाल जी होगी, कन्नम मल्लेश्वरी जी होगी, ठीक है, वहीदा प्रिज्म जी होगी। तो बहुत सारी जो इस तरीके की जो फीमेल पर्सनैलिटी है, उनके बारे में इसलिए बताया गया है ताकि जो एक जेंडर बाइस है उसको चैलेंज दिया जा सके, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर उनको एक क्लियर मैसेज दिया जा सके कि ये काम जो है इससे चैलेंजिंग भरे काम है, कि स्पेस के अंदर चले गए और पहाड़ों के ऊपर चले गए, जरूरी नहीं ये काम लड़के कर सके, ये काम लड़के भी कर सके, ठीक है। तो जेंडर बाइस के प्रति बच्चों को सेंसिटिव यानी संवेदनशील बनाया जा सके, और हास्यकरण के मुद्दे पर समालोचना की जा सके, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग की जा सके। क्या की जा सके? क्रिटिकल थिंकिंग की जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, और ये सीटेट के एग्जाम में कंफर्म आना है, क्योंकि इसकी बात आपका एनईपी 2020 करता है। यानी कि आलोचनात्मक चिंतन किया जा सके, जहां बच्चा खुद अपने दिमाग का यूज करके सही और गलत का डिसीजन ले सके। ये नहीं टीचर ने कह दिया ये काम करो तो ये करो, ये नहीं करना तो ये नहीं करो। अपना बच्चा दिमाग का खुद इस्तेमाल करके सही और गलत का डिसीजन ले सके, ठीक है। यहां तक समझ गए। अगला है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने
और संबंध विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना। ठीक है, ये भी क्या है, आपका एयूएस यानी पर्यावरण अध्ययन का आपका उद्देश्य है। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने आपकी किताबों से और कुछ अपने पास से लिए थे, जो आपके एयूएस के यानी पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य थे। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और क्वेश्चन के ऊपर अब नजर डाल लेते हैं। अब इनका आंसर दो भाई, आप लोग आंसर चेक करूंगा अब आपके। क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। सारे क्वेश्चन आपके ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे हुए। ठीक है, अब आप लोग देख लो कितने आसान आपको लग रहे होंगे ये। लैंगिक भेदभाव यानी जो आपका जेंडर बायस है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इससे संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, सेंसिटिव बनाना, अभी मैंने आपको बताई थी, तो ये काम तो करना चाहिए, तो ये भी उद्देश्य है। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना, नहीं, पहला ही आंसर बिल्कुल सही है। नीचे पढ़ने की जरूरत है यार, बिल्कुल जरूरत नहीं है, पहले ही आंसर सही हो जाएगा, यही तो उद्देश्य है। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संपत्तियों के लिए कर्मिक रूप से तैयार करना, नहीं, विद्यार्थियों को उनके आसपास पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। उनके आसपास में जो व्यावसायिक विकल्प है कि वहां पर पकौड़े की दुकान खुली है, तू भी जाके काम कर ले, इस तरीके के विकल्प की ओर नहीं करना उसे। ठीक, आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। अगले का आंसर दो भाई आप लोग। एक और आपका उद्देश्य आ गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो इसके ऊपर नजर डालो कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से है, बताओ कौन से है। देखो पहला पॉइंट वही आगे जो मैंने बताया था कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षित करना, सेम पॉइंट आ गया। विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, यह भी होना चाहिए। पृथ्वी को मानव और अन्य जीवंत रूपों के आवासों के रूप में एक समझ विकसित करना। प्राइमरी क्लास का बच्चा है यार, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर बच्चा इतना समझ के क्या करेगा, तो ये काम तो होने सरा। ईवीएस के ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्रों को समझना, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या मतलब कि दुनिया भर के शिक्षण शास्त्रों को समझे, तो ये भी आपका होने सरा। ए और बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी आंसर आपका, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, एक और समझो। ठीक, इसको आज तीसरा क्वेश्चन है ताकि आज आपके कंफर्म हो जाए आपके ईवीएस के उद्देश्य। उसके बाद अगला टॉपिक के ऊपर लेके चलूंगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण उद्देश्य अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, बताओ भाई कौन सा हो सकता है, एक बार और नजर डालो। विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, इसकी जगह मैंने लिखा था उत्सुकता, और रचनात्मकता का पोषण करना, उसको नर्चर करना, ये बिल्कुल करना चाहिए, ये उद्देश्य होगा। ठीक, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, जो भी पर्यावरण के मुद्दे उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना चाहिए, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता यानी रिसीवर्स के रूप में देखना चाहिए, निश्चित रिसीवर्स के रूप में नहीं देखना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ एक पर्टिकुलर नॉलेज दे दी कि भाई इतनी जानकारी ले ले, ये तेरे लिए काफी है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी ए बी सी आंसर सही हो जाएगा। कहा है भाई ए बी सी, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, कि पर्यावरण अध्ययन के जो आपके उद्देश्य है वो कितना महत्वपूर्ण है, और यहां पर आपका ये पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, भर भर के क्वेश्चन आपके पिछली बार ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए थे, ऑफलाइन में भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक, बढ़े आपके अगले टॉपिक पर। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग बताइए, अगर यहां कोई दिक्कत हुई हो तो। आप हिंदी में बताओ सर, यार दोनों में बता रहा हूं मैं तो, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखो अब बात करते हैं फील्ड ट्रिप की, क्षेत्र भ्रमण की। कौन 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 गया है ऐसे अपने स्कूल में क्षेत्र भ्रमण पर, फील्ड ट्रिप में? सभी गए होंगे, ठीक है, हम भी गए हैं। ठीक, तो ऐसे सब लोग गए। बेसिकली हमारा तो खुद का स्कूल था। ठीक, तो ऐसे जाते थे सब लोग फील्ड ट्रिप पर। तो फील्ड ट्रिप पर बेसिकली ले जाने का मतलब ये होता था, तो प्राइवेट स्कूल वाले इसलिए ले जाते थे क्योंकि पैसे कलेक्ट करते थे और कुछ कमाई भी हो जाती थी, और एक गाइडलाइंस होती थी तो उसको फॉलो करते थे। सरकारी स्कूल वाले इसलिए ले जाते थे क्योंकि भाई उनको कंपलसरी था ले जाना। फील्ड ट्रिप का बेसिकली ये मतलब है क्योंकि भाई ये आपके एग्जाम में आना है, आपको तो इसलिए पढ़ना है, और इसलिए ले जाता है बेसिकली ईवीएस के अंदर, ताकि फील्ड ट्रिप के माध्यम से बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट में चीजों को सीख सके। ठीक है, एक नंबर का आपके एग्जाम में आना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो बच्चों को फील्ड ट्रिप कराई जाती है, क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, ऐसे लद लद के गए हो ना बसों के अंदर अपने स्कूल के अंदर,
तो जो ईवीएस सीखने का जो सबसे बढ़िया सोर्स आपका, वो है आपका फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। क्षेत्र भ्रमण जरूरी नहीं है आप लोग ऐसे पिकनिक मनाने बस में ही गए हो, आप स्कूल के आसपास में कोई पार्क हो, कोई नर्सरी हो, वहां पर भी आप लोग जा सकते हो। आपके स्कूल वाले या मैडम आपको लेकर गए हो, ठीक है, या आपको स्कूल में घुमा फिरा के इधर से लेकर आ गए हो, ठीक है। तो क्षेत्र भ्रमण की बहुत जब बात आती है आपके एग्जाम में, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्षेत्र भ्रमण। क्षेत्र भ्रमण कराना बहुत जरूरी है बच्चों को, फील्ड ट्रिप कराना। क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है, बच्चों को बहुत सारी चीजें पता चलती है जो उसके स्कूल में उसको रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, वो उसको आसपास में रिसोर्स मिल पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्षेत्र भ्रमण को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो ईवीएस सीखने का एक सबसे अच्छा सोर्स किसको माना गया है, आपके फील्ड ट्रिप को। ये आपके सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया कि फील्ड ट्रिप कराने से पहले, ये नहीं कि एकदम ही मन में आ गया चलो बच्चों आज आपको घुमाने ले चलता हूं, आज आपको जू में घुमाने ले चलता हूं, चिड़ियाघर घुमाने ले चलता हूं, ठीक है। ऐसे कभी भी फील्ड ट्रिप मत कराना। हमेशा फील्ड ट्रिप कराने से पहले एक प्री प्लानिंग जरूर कर लेना, पूरी योजना जरूर बना लेना, ठीक है। और स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर लेके जाना है। कहां पर, स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर। कभी टीचर से कहो कि सर आज तो कहीं लंबा लेके चलो हमें, ठीक है, कहीं दूर घुमाने ले चलो, फिर वो फील्ड ट्रिप नहीं हो जाएगी, वो तो अपने घूमने के लिए मजे करने के लिए चले जाओगे कहीं पर। अगर एजुकेशन के पर्पज से, सीखने का पर्पज से अगर आपको फील्ड ट्रिप करनी है तो प्री प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, पूर्व योजना के साथ होनी चाहिए। और स्कूल के नजदीक में अगर कोई पार्क हो, नर्सरी हो या कुछ भी गार्डन वगैरह हो तो उसके नजदीक में आपको फील्ड ट्रिप होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पौधों के बारे में टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है और कुछ ऐसे पौधे जो बराबर में किसी पार्क के अंदर है, तो टीचर क्या काम करेगा, चलो बेटा पार्क के अंदर चलते हैं, फील्ड ट्रिप में तुम्हें करा के लाता हूं क्षेत्र भ्रमण, और वहां पर उन पौधों के बारे में एग्जैक्ट जानकारी देता हूं। तो टीचर ने बच्चों को उठाया, पार्क के अंदर लेकर चल दिया कि देखो ये वो पौधे हैं और इनके बारे में देखो, और वहां पर उनकी जानकारी देना शुरू कर देता है। सबसे बेस्ट तरीका है ये पढ़ाने का, तो क्योंकि बच्चा वहां क्या काम कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से चीजों को देख रहा है और समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये है मेन फील्ड ट्रिप। जो इस तरीके से लद लद के जो बसों में जाते हैं ना वो फील्ड ट्रिप नहीं है, वो मजे के लिए घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अगला है ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर भी जोड़ा गया है। ये वाली बात आपके किस में लिखी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है, ठीक है, कि ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर भी जोड़ा गया है बाकी की पढ़ाई के कंपैरेटिवली, ठीक है। और ताकि एक्टिविटीज द्वारा बच्चों में क्या किया जा सके, ऑब्जर्वेशन क्षमता के लिए बाग, बगीचे, तालाब के किनारे प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ क्या होते हैं, अन्य कौशलों का भी विकास होता है। अब देखो जब आप लोग ईवीएस पढ़ रहे हो, ईवीएस के अंदर क्या पढ़ते हो, पेड़ पौधे पढ़ते हो, जानवरों के बारे में पढ़ते हो, नदियां, झरने, तालाबों के बारे में पढ़ते हो। लेकिन जब आप लोग क्षेत्र भ्रमण करते हो, ठीक है, क्लास के बाहर जाकर अवलोकन करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो क्या काम करते हो, प्रत्यक्ष रूप से करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो जल्दी समझ पाते हो, नहीं समझ पाते, बिल्कुल समझ पाते हो। इसलिए कहा गया है कि ईवीएस की पढ़ाई को क्लास के बाहर भी जोड़ो, ताकि बच्चा जल्दी सीखे, प्रत्यक्ष रूप से सीखे, और जो सीखे वो लंबे टाइम तक उसके माइंड के अंदर फिट रहे, ठीक है। इसलिए क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है, ठीक है। ऐसे 2 पार्ले जी के बिस्कुट देते थे हमारे स्कूल वाले, ठीक है, मतलब हमारे जो भाई थे, मैंने बताया ना हमारे स्कूल था, वो 2 पार्ले जी का बिस्कुट देते थे, 1 चिप्स देते थे। वीडियो ना देख रहे हो वरना वो लड़ाई हो जाएगी घर के अंदर ही चलो क्वेश्चन आ गया सामने आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल यानी वाटर विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है, ठीक है, जल से संबंधित कोई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण कराना चाहता है। तो इनमें से कौन सी जगह उचित रहेगी कि बेटा आज मैं आपको जल से संबंधित सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, तो आज आपको क्षेत्र भ्रमण कराऊंगा, बताओ कौन सी जगह बढ़िया रहेगी। जल संचय यंत्र, जल संचय यंत्र यानी ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां पर जल को कलेक्ट करने के लिए जो यंत्र रहते हैं, जैसे जो वर्षा का जो जल होता है, ठीक है, जो बारिश होती है तो वहां पर जो जल को कलेक्ट किया जाता है यंत्रों के माध्यम से, ऐसी ही जगह पर लेकर चला जाओ कि बेटा देखो ये पानी को ऐसे कलेक्ट किया जाता है, इन यंत्रों के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। अच्छा सर इनके माध्यम से करते हैं, तो ऐसी जगह दिखाओ, तो बच्चे को नॉलेज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बावड़ी, बावड़ी से बिल्कुल नॉलेज मिलेगी, वहां पर भी पानी को कलेक्ट करने का माध्यम दिखाया जाएगा बावड़ी से। राजस्थान में इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से गोल से होती है, ठीक है, फोटो होती तो आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाता, ठीक है। बावड़िया जो होती है, जोड़, जोड़ मतलब देसी भाषा में जोड़ बोलते हैं, वरना तालाब इसको कहा जाता है, तो तालाब में भी आपका पानी के माध्यम से दिखाया जाता। खेजड़ी नहीं होगा, ठीक है, खेजड़ी नहीं होगा, ABC हो जाएगा, ABC, 4th आंसर आपका C हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए समझ गए आप लोग क्षेत्र भ्रमण क्यों कराया जाता है, पार्ले जी बिस्किट के लिए नहीं, इसके लिए कराया जाता है ताकि बच्चों को नॉलेज मिल सके प्रत्यक्ष रूप से।
अब बात हो गई आपके ईवीएस के टीचर की। अब बताओ ईवीएस का टीचर कैसा होनी चाहिए। अगला देखते हैं ईवीएस का टीचर। ईवीएस का टीचर बताओ किस तरीके का होनी चाहिए। आप लोग खुद बताओ, आप लोग खुद बनोगे ईवीएस के टीचर। जब आप लोग टीचर बनोगे तो कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए। वो बच्चे को महत्व दे और बच्चे के साथ साथ वो बच्चे से जुड़ी उसकी A to Z सभी चीजों को महत्व दे, चाहे बच्चे की वो भाषा हो, चाहे बच्चे का वो कल्चर हो, ठीक है, चाहे बच्चे का वो अवसर हो। A to Z बच्चा या बच्चे से जुड़ी सभी चीजों को वो क्या दे, वो महत्व दे, वो प्रायोरिटी दे। ये एक टीचर के अंदर सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए। वो जेंडर वाइज बिल्कुल भी ना करता हो, वो मेल और फीमेल दोनों को बराबर माने। ये नहीं हो कि मतलब कहीं पर सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है, चलो भाई लौंडे लफाड़ो तुम दूर रहो, लड़कियां तुम आगे आ जाओ। कहीं पर कुछ खेल कंपटीशन होने वाला है, लड़कियां तुम पिछड़ जाओ, यहाँ पर लड़कों का काम हो जाएगा। जेंडर वाइज बिल्कुल ना दिखाता हो। समय समय पर वो मूल्यांकन करता रहे, एक तरीके का फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का करते रहे, ठीक है, और उसमें भी वो क्लियरिटी दिखाए मूल्यांकन के अंदर, ठीक है। ये नहीं करता रहे कि जो बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं उनको ज्यादा मैं नंबर दूं, तो क्लियर मूल्यांकन करे। डेमोक्रेटिक क्लास का माहौल बनाए रखे, एक ऐसी क्लासरूम बनाए रखे जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समझे, एक तरीके से इंक्लूसिव क्लासरूम का वो फॉर्मूला अपना है यहाँ पर, ठीक है। बच्चों को ज्यादा अवसर दो, जो मैंने आपको बात कही, और एक अच्छे करिकुलम का निर्माण करे। एक ऐसे करिकुलम का निर्माण करे जो बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग हो, और जो जिसको वो इजीली वो फॉलो करा पाए बच्चे से, ठीक है। तो एक अच्छे करिकुलम का वो निर्माण भी करा पाए, ये एक अच्छे टीचर की निशानी है। अब देखिए करिए, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गए कि पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिख गया भाई, देखो अभी बताया, पहले ऑप्शन दिख गया कि पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, नहीं। पाठ्यचर्या को ट्रांसफर करना चाहिए, नहीं। पाठ्यचर्या को इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखो इंप्लीमेंट करवाने वाला टीचर ही होता है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट करवाने वाला कौन होता है, टीचर ही होता है, ठीक। लेकिन यहां पर कहना कहा हुआ है कि अध्यापक को क्या करनी चाहिए, उसको निर्माण करना चाहिए। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन की ओर। दोबारा इसी से संबंधित क्वेश्चन है भाई, देखो नजर डालो। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षक, ध्यान से सुनना, कि एक वो अपने पर्यावरण क्या बनाना चाहता है, प्रोटेक्टर बनाना चाहता है। तो कैसे बनाएगा बताओ भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बच्चों को एक पर्यावरण प्रोटेक्टर बनाना चाहते हो, ठीक है, कि वो पानी को वेस्टेज ना करे, पेड़ पौधों को सलामत रखे, ठीक है, और उसके अलावा जो जंगली ये जो जानवर वगैरह होते हैं उनको सेफ रखे, तो सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए कि इनमें से सबसे बढ़िया संभावना की कौन सी रहेगी जो उनको वो एक बढ़िया प्रोटेक्टर बन सके। उन्हें वस्तुओं के पुनः उपयोग, पुनः चक्रण में लाने के लिए कहेगा, मान सकते हैं एक तरीके से, लेकिन उसने सर्वश्रेष्ठ पूछा है, सबसे बेस्ट प्रोटेक्टर पूछा है। देखते हैं, इसको साइड में रख लो अभी। उन्हें नए संसाधन विकसित करने के लिए कहना, इसको बच्चा नहीं कर पाएगा इसको, लेकिन रख लेते हैं साइड में। उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ को देखभाल के लिए कहना, सबसे बढ़िया तरीका है भाई। अपने आसपास में, अपने घर में एक पेड़ पौधे की देखभाल के लिए कहना। आप सिर्फ एक काम कर लो, दुनिया भर की चीज छोड़ दो, आप अपने घर में एक पेड़ पौधे की, एक जानवर की देखभाल कर लो, बस इतना काम कर लो, पूरी दुनिया सुधर जाएगी, ठीक है। पूरी दुनिया का ठेका मत लो, सिर्फ अपने घर में एक पेड़ पौधे, एक जानवर की देखभाल कर लो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी तक थर्ड है। उन्हें प्रकृति को हानि ना पहुंचाने के लिए कहकर, तो ये तो बच्चा मानेगा ही नहीं, तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंध, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन साधन का उपयोग करें, बताओ भाई। वो क्या काम कराना चाहती है अपने छात्रों के परस्पर संबंध, यानी बच्चों के जो आपस में संबंध होते हैं, कुछ तो जिगरी दोस्त होते हैं, बीड़ू होते हैं, कुछ आपस में दुश्मन होते हैं, और सामाजिक विशेषता और गुणों का विकास करना चाहती है, ठीक है, ताकि आपस में सद्भावना बनी रहे दोस्तों यारों के बीच में। तो बताओ वो किस आकलन के साधन का प्रयोग करेगी। लिखित क्वेश्चन आंसर का, लिखित प्रश्न उत्तर का, उससे कुछ नहीं होगा, बच्चे लिख देंगे जो भी उनको आता होगा, तो ये तो होने सारा डिस्कशन के द्वारा। देखो जितने भी आपस में डिस्कशन होगा, वाद विवाद होगा, सबसे बढ़िया तरीका होगा। अगर किसी दोस्त यार की आपस में लड़ाई भी हो जाएगी ना, आपस में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, समस्या का समाधान जरूर निकलेगा, ठीक है। तो आंसर अभी तक सेकंड होगा। सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा, ग्रुप एक्टिविटीज द्वारा, जब बच्चे आपस में ग्रुप एक्टिविटीज करेंगे तो जरूर सीखेंगे, ठीक है। तो आपस में क्या होगी उस ग्रुप एक्टिविटीज के द्वारा, आपस में सहयोग की भावना विकसित होगी। किसकी होगी, सहयोग की भावना। तो ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। मौखिक प्रश्न से इतना फायदा नहीं होगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, बी और सी।
तो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें तो केवल है, और केवल तो आपने बताया नेगेटिव होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, केवल आपका नेगेटिव होता है बट अगर आपका पेडागोजिकल क्वेश्चन के अंदर आ जाए। लेकिन अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन में आ जाएगा केवल, तो आपका ये मतलब ये आपका टैग वर्ड नहीं है फिर आपका, क्योंकि आप इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर दे रहे हो। ठीक है, अगर आपका पेडागोजी का क्वेश्चन आ जाएगा तब आपका केवल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आ गया आपका करिकुलम का। एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है, ये मानकर चलिए आप लोग। ठीक है, अगला टॉपिक आपका करिकुलम से, करिकुलम से आपका एक टॉपिक आना है, और करिकुलम का सबसे बेस्ट और सबसे इजी मेथड है आपका एनसीएफ ने जो करिकुलम के संबंध में जो आपके सिद्धांत दिए हुए 5 सिद्धांत, और सभी को आपको रटे होंगे हो। एनसीएफ ने अपने 5 प्रिंसिपल 5 सिद्धांत क्या दिए हुए कि भाई जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जो भी आप बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं वो रटन प्रणाली से मुक्त की जाए। जो भी पाठ्यचर्या है या पाठ्य पुस्तक है वो उस पर केंद्रित ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो भी परीक्षा है उसको अधिक लचीलापन होना चाहिए और क्लास की एक्टिविटीज से जोड़कर पढ़ानी चाहिए, और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 ने जो अपने 5 प्रिंसिपल दिए है, ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल याद कर लेना, आपके एग्जाम में भर भर के यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनसे बेस्ट और बढ़िया तरीका आपका कोई भी नहीं है, किसी भी करिकुलम को, कोई भी पाठ्यचर्या बनाने के लिए इससे बढ़िया तरीका कुछ भी नहीं है। जैसे इसी के बेस पर आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, इसको बताने की मुझे दोबारा तो जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि ये मैं कई बार करा चुका हूं। ठीक, इसको बताने की दोबारा जरूरत नहीं है, कई बार मैं इसको करा चुका हूं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी में करा दिया। देखिए जैसे सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, सिद्धांत नहीं है। अब एनसीएफ ने कितने सिद्धांत दिए? 5 सिद्धांत, सबसे बढ़िया 5 सिद्धांत है। उनमें से आपको बस ये देखना है कि कौन सा नहीं है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, तो एनसीएफ का सिद्धांत है, तो ये तो भाई आपका सिद्धांत है। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो, बिल्कुल सही बात है, रटंत प्रणाली से मुक्त होना चाहिए, ये वाली बात एनसीएफ कहता है, तो ये भी आपका सही है। परीक्षा को आसान बनाना, क्या परीक्षा को आसान बनाने की बात एनसीएफ ने कही हुई है? नहीं कही हुई, तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक से सीमित न रहे, यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रहे, तो ये भी क्या है? एनसीएफ का सिद्धांत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं का भाई, नेगेटिव का भाई, नेगेटिव आंसर, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। इसलिए मुझे सबसे बढ़िया सोर्स लगते हैं एनसीएफ के 5 सिद्धांत, इसलिए मैंने इनको लिया था। ठीक है, ईवीएस के टीचर हो गए। अब बात करते हैं ईवीएस के क्लास, ईवीएस का टीचर हो गया, करिकुलम हो गया। अब आपका ईवीएस के क्लासरूम की बात करते हैं कि ईवीएस का क्लासरूम आपका किस तरीके का होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस के क्लासरूम पर अब नजर डाल लिए, ठीक, कि पर्यावरण अध्ययन की क्लासरूम कैसी होनी चाहिए। ठीक, और हमारी क्लासरूम कैसी चल रही है उसके बारे में भी आप लोग बताइए। ठीक, अच्छी लग रही है तो भाई आप लोग लाइक शेयर करते रहो, और नए बच्चे आए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की और मतलब संपूर्ण पेडागोजी वगैरह और मतलब आगे आपके मैराथन वगैरह आपको और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग करते रहिए इस तरीके से। देखिए अब ईवीएस का क्लासरूम कैसा होनी चाहिए। ईवीएस के क्लासरूम सबसे पहली मेन चीज है, कोई भी क्लासरूम आपका होनी चाहिए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, जहां पर एक टीचर, मैंने बताया, सभी बच्चों को समान रूप से देखे, सभी को समान अवसर दे कि बेटा सभी जो क्वेश्चन पूछे, कोई भी XYZ सभी क्वेश्चन पूछे, सभी को समान अवसर दे। तो ये सबसे पहली खासियत होनी चाहिए, वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। वहां पर आपको डिबेट देखने को मिले, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बच्चे आपस में डिबेट कर सके, टीचर से डिबेट कर सके, ये सबसे पॉजिटिव निशानी होती है एक अच्छी क्लासरूम की। उसके अंदर बच्चे पिक्चर रीडिंग कर सके, यानी जो पिक्चर, जैसा आप लोग देख रहे हो यहां पर पिक्चर लगी हुई है, यहां पर बच्चे पिक्चर से रीडिंग कर सके, ये क्लासरूम की अच्छी निशानी होनी चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अपने अनुभव से सीख सके बच्चा। अब बच्चा जब क्लासरूम में आता है, देखिए पहले क्या कंसेप्ट रहता था कि बच्चा एक कोरे कागज के समान है। पहले क्या था कंसेप्ट कि बच्चा एक कोरे कागज के समान है, यानी बच्चा एक ब्लैंक पेपर है। यही तो पहले कंसेप्ट था कि बच्चा एक ब्लैंक पेपर है। क्या बच्चा एक ब्लैंक पेपर है? ठीक है, क्या बच्चा एक ब्लैंक पेपर है जिस पर जब टीचर नॉलेज देगा तो ब्लैंक पेपर भरता जाएगा? बिल्कुल गलत। ये कंसेप्ट आज की डेट में बिल्कुल गलत है। जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो बच्चा स्कूल में क्या लेकर आता है? बच्चा स्कूल में लेकर आता है अपनी मातृभाषा, यानी कि अपनी मदर टंग। ठीक है, जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो बच्चा स्कूल में लेकर आता है अपने अनुभव, चाहे वो बिल्कुल थोड़े ही क्यों ना हो। जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो स्कूल में लेकर आता है अपने जीवन के प्रति जो उसके दृष्टिकोण है।
तो बच्चा स्कूल में पहली बार जब आता है तो बच्चा ब्लैंक पेपर नहीं होता, वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता है, जो चीजें मैंने अभी आपको सामने स्क्रीन पर बताई। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का यूज होना चाहिए क्लासरूम में। जब भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, पढ़ाने से पहले जो उसका अनुभव है बच्चों को, उसको जानो कि बेटा इस चैप्टर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है। बच्चा बताएगा कि हाँ मैम इसको पता है, या हाँ सर इसके बारे में थोड़ा पता है। ठीक है, बच्चों को उस क्लासरूम में स्टोरीज बताओ, कहानियों के बारे में बताओ। कहानियों के माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से सीखता है। आप लोगों ने सभी ने सुनी होगी, मैंने भी सुनी है खूब। ठीक है, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, बच्चा उस क्लासरूम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, स्टूडेंट वहां पर क्वेश्चन पुटअप कर सके, इसका आंसर ये क्यों होगा, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, और वहां पर पीएल लर्निंग कर सके, अपने सहपाठियों से सीख सके, जैसा आप लोग सीखते हो आपस में। आप लोगों ने ग्रुप बनाए हुए, दोस्त यारों ने बनाए हुए, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लगे हुए हो, नेहा जी इसका आंसर क्या होगा, नेहा जी ध्यान ही नहीं देती लेकिन फिर भी लगे रहते हो आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये ईवीएस क्लासरूम की कुछ महत्वपूर्ण आपकी क्या होती है, विशेषता होती है, पॉइंट होते हैं। अब इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके देखिए एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो सामने आपके, कि बच्चों के लिए ईवीएस जो क्लासरूम होती है उसमें अधिकतम क्या होना चाहिए। देखिए पहला दे दिया आपका वाद विवाद का प्रावधान, यानी प्रोविजन ऑफ डिबेट। देखो दे दिया ना, यहां पर क्या दे दिया, डिबेट दे दिया, तो डिबेट तो होनी चाहिए, मैंने भी आपको बताया। एक्सपीरियंशियल लर्निंग दूसरा पॉइंट आ गया, देखो दूसरा पॉइंट दे दिया। तीसरा दे दिया स्टोरीज, कहानी, तीसरा भी आपका दे दिया। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन देने का कुछ फायदा ही नहीं है, बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दोगे फैक्ट एंड सॉरी फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन दे दोगे, उसका भी कुछ फायदा नहीं होने का। अगर खाली बच्चों को आपको इंफॉर्मेशन देने की बात आ जाएगी, समझ जाना वो आपका नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने क्लियर कहा है कि इंफॉर्मेशन को ज्ञान मानने से बचा जाए। जो इंफॉर्मेशन को ज्ञान में कन्वर्ट कर दे वो कौन है, वो टीचर है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आपका हमेशा नेगेटिव होगा, ये आपका गलत हो गया। बच्चा क्या आपका, नहीं तीन ऑप्शन रहेगा ना, हाँ तीन तो आपके ठीक है ना, ए बी सी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गया इस क्वेश्चन को, अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर दो तब तक मैं पानी पीता हूं। ईवीएस की क्लास में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए, बताओ किसको कम किया जाना चाहिए। फ्री डिबेट को कम करना चाहिए, यार अभी तो बताया मैंने, इसका आंसर दो यार, सारी मैं बता दूंगा फिर बात कैसे बनेगी। चार ऑप्शन है स्क्रीन पर, सही दो आंसर। ये 15 पर क्यों लटक रहे हो, अभी मेरे कमेंट पीछे चल रहे हैं। वेरी गुड, सही चल रहे हो भाई। देखो बताओ किसको दिया जाना चाहिए कम। मैंने कहा डिबेट, ये तो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पिक्चर रीडिंग महत्वपूर्ण होती है। नैरेटिव, कथा, ये भी महत्वपूर्ण होती है। विवरण नहीं देना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने आपको शुरुआत में एनसीईआरटी के पॉइंट बताए थे, उसमें क्या बताई थी, डेफिनेशन को कम करने की बात कही है, उस पर महत्व देने की बात नहीं कही एनसीईआरटी ने। ठीक है, जो पेरेंट्स और टीचर के लिए गाइडलाइंस कही है। ठीक है, और विवरण को महत्व देने की कम बात कही है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी फोर्थ आंसर से हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि कहानियों के माध्यम से, देखिए ये क्वेश्चन आपका क्लासरूम से अलग है, क्योंकि आपके ईवीएस के एग्जाम में कहानियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कहानियों से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये भी बेसिकली अलग से टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको सिर्फ क्वेश्चन में ऐड किया हुआ है, तो इसको जरा समझना कि कहानियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है कहानियों से संबंधित। तो कहानियां आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि कहानियां क्या होती है, दुनिया भर की कहानी सुनी हुई है आपने, अब भी सुने होंगे। तो कहानियों के माध्यम से ईवीएस के जो कंसेप्ट होते हैं उनको पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ईवीएस के अंदर बहुत सारी कहानी है, जैसे मैंने कहा बछेंद्र पाल जी का हो गया, कन्नम मल्लेश्वरी जी का हो गया, वैद्यापिरी आपके हो गए, ठीक है, राकेश शर्मा होगी, तो बहुत सारी कहानियां होती है। अब एक टीचर जब बच्चों को इन कहानियों के बारे में बता रहा है, तो उन कहानियों के बारे में बताते टाइम उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहला है, कहानियों को किसी अवधारणा के बारे में गलत फहमियों की रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। मान लीजिए किसी कहानी के बारे में बता रहा है, ठीक है, सुनीता विलियम्स जी के बारे में बता रहा है, और बताते बताते कह दी बेटा जो है ना, जब सुनीता विलियम्स वाई स्पेस में थी तो वहीं पर यहाँ से गाजियाबाद की तरफ से, तो यहाँ से 2 एलियंस हमारे गांव की तरफ से उड़े थे, और फिर मैंने कहा था सुनीता विलियम्स जी से मिलकर आ जाना। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा सर आपकी तरफ से उड़े थे गांव की तरफ से। तो बच्चों को इस तरफ से कुछ भी गलत फहमी वाली चीज मत बता देना बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा भोला है, यकीन कर लेगा।
तो ऐसी गलतफहमी वाली चीज बिल्कुल मत बता देना, ठीक है। तो पहला ठीक है। अगला है काय गया दूसरा, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई भी रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लीजिए जो आपकी बिछेंद्री पाल जी है, तो पहाड़ों पर जाकर उन्होंने चढ़ाई कर दी, अरे कोई भी चढ़ाई कर देगा, ठीक है। वो तो मेरे को दिक्कत आ गई थी पैर में, वरना तो मैं तो एक पैर से चढ़ जाता, ठीक है। मान लो कोई टीचर ऐसे तुक्के अपने पॉइंट बनाने लग गया, ये काम बिल्कुल नहीं करना। कहानियां मजेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। भाई यार स्कूल में पढ़ने जा रहे हो या लुत्फ उठाने जा रहे हो, तो ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा कि मजेदार और मनोरंजन से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए वो बच्चा उससे नॉलेज गेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये इससे मतलब नहीं होनी चाहिए। कहानियां ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस कर सके, ठीक है, कि बच्चा उससे जुड़ाव महसूस कर सके। अगर कोई लड़की उस कहानी को देख रही है, सुनीता विलियम्स जी की या कन्नम मल्लेश्वरी जी की, उससे मोटिवेट होकर वो भी उससे आगे बढ़ सके, या लड़का उससे मोटिवेट होकर किसी कहानी से वो आगे बढ़ सके, उससे जुड़ाव महसूस कर सके। तो ए, बी और डी आंसर सही हो जाएगा। कहा गया ए, बी, डी, थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले टॉपिक की ओर, ईवीएस की बुक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ईवीएस की जो बुक्स होनी चाहिए वो किस प्रकार की आपकी ईवीएस की बुक्स होनी चाहिए। देखिए इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जो ईवीएस की बुक्स होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो बुक्स होनी चाहिए ना तो उनमें लिंग, ना उनमें जाति और ना उनमें धर्म, इनसे संबंधित कोई भी रूढ़िवादिता, कोई भी जेंडर बाइस या कोई किसी भी तरीके का बाइसनेस नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। इन सबसे फ्री होनी चाहिए जो आपकी बुक्स होनी चाहिए, चाहे आपकी ईवीएस हो चाहे एक्सवाईजेड, कोई भी आपकी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। इनमें किसी भी तरीके का बाइसनेस आपको देखा जाना नहीं चाहिए। जो आपकी बुक होनी चाहिए ईवीएस की, जो टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, वो आकर्षक होनी चाहिए, ठीक है, ना कि मोटी, ना कि पतली और ना ही अप्रासंगिक होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए अप्रासंगिक का मतलब है कि भाई है वो ईवीएस की और बताया जा रहा है उसमें किसी और टॉपिक के बारे में, ठीक है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ना कि वो पतली या मोटी, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं होनी चाहिए, जो रियल हो, ऐसी होनी चाहिए ईवीएस की आपकी बुक। सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। कौन स्रोत है? आपकी ईवीएस की आपकी जो बुक होती है। अब देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट। विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। हम उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिसे हम परिचित होते हैं। ये ईवीएस की बुक के अंदर होना चाहिए। बच्चे के स्तर के अनुरूप की होनी चाहिए जो आपकी ईवीएस की बुक है। ये नहीं बच्चा तीसरी क्लास का पढ़ रहा है और मटेरियल उसके अंदर दे दिया 5th क्लास का, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये ईवीएस की कुछ बुक की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं जिनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि सेम क्वेश्चन आ गया ये तो, ठीक है। वे सूचनाएं और सीखने का एक समृद्ध स्रोत होती है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करती है। सेम रिपीट हो रहे जो अभी आपको ऊपर बताए। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिसे हम प्रेरित होते हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। बिल्कुल गलत। जहां पर भी शिक्षकों के लिए कुछ सहूलियत की बात आ जाएगी कि शिक्षकों के लिए सहूलियत की बात आ गई, शिक्षकों का काम आसान हो गया, जहां पर भी शिक्षकों को थोड़ा आराम देने की बात आ जाएगी, उसको देखते गलत काट देना, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ए, बी, सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगेन क्वेश्चन आपका ईवीएस की टेक्स्ट बुक से है कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किन मानदंडों को सबसे महत्वपूर्ण मानोगे? बताओ भाई, आप किसको सबसे मानदंडों को महत्वपूर्ण मानोगे? इसका आंसर बताओ। पाठ्य पुस्तकों में लिंग, जाति और धर्म से संबंधित कोई भी रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। इनसे बायनेस बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक में भाषा मानक भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। मानक भाषा का कोई भी महत्व नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसको बच्चा इजीली समझ पाए, ऐसी भाषा का यूज होनी चाहिए। मानक भाषा को कोई भी मतलब नहीं है कि भाई इंग्लिश में दे दी, समझो अब इंग्लिश में पढ़ो इसको सभी बच्चे, ऐसी मानक भाषा का यूज नहीं होनी चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की कीमत कम और वह पतली होनी चाहिए। ना तो उसकी कीमत से मतलब, ना उसके पतली और मोटे से मतलब, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। कंटेंट बढ़िया उसके अंदर होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और आकर्षक होनी चाहिए। ये आपका सही है जो मैंने आपको ऊपर बताया कि वो आकर्षक होनी चाहिए। ए और डी आंसर सही हो जाएगा। आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपका दोबारा आ गया पाठ्य पुस्तक से संबंधित। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? बताओ भाई, सबसे उपयुक्त विशेषता क्या होगी? विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है? नहीं। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? नहीं। रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि रटने द्वारा सीखना क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। तो रटने द्वारा जो सीखना है उसको हतोत्साहित यानी डिस्करेज करने की बात की गई है। तो रटने द्वारा सीखने को तो डिस्करेज ही करना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसको करने का प्रयास किया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ठीक है, तो आंसर इसमें थर्ड ही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल, अब देखो केवल भाई साहब देखने को मिल गया, जहां पर भी देखने को मिल जाए समझ जाना आपका नेगेटिव, 99% आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके एक और क्वेश्चन। यार कितने क्वेश्चन है आपके पाठ्य पुस्तक से? लास्ट है आपका पाठ्य पुस्तक से, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। अगला आपका ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती है, ठीक है। क्या होती है ईवीएस की बुक में? वास्तविक घटनाएं। जैसे मैंने कहा कन्नम मल्लेश्वरी जी, आपके सुनीता विलियम्स वगैरह, दुनिया भर की आपकी जो है वास्तविक घटनाएं है। वे सीखने के समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। रिच सोर्स है सीखने के, बच्चा उनसे बहुत सारी चीजें सीखता है। वे बच्चे के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। कंटेक्चुअल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रदान करती है। वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। शिक्षक आसानी से, देखो क्या बात आ गई, शिक्षक को सहूलियत देने की बात आ गई। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी शिक्षक को सहूलियत देने की बात आ जाएगी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। शिक्षक को आराम नहीं देना, बच्चों को जितना मर्जी आराम दे दो। तो ए, बी और सी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है आपका कम्युनिटी रिसोर्स। अब देखिए कम्युनिटी रिसोर्स बेसिकली आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए कम्युनिटी रिसोर्स क्या होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्स वे रिसोर्स होते हैं जिन पर बेसिकली आपके सोसाइटी का, जो आपके समाज होता है उनका अधिकार होता है, ठीक है। जैसा आपका जैसे तालाब हो गया, या जैसे आपके जो पार्क हो गए, ठीक, या जैसे जो शमशान घाट वगैरह होते हैं, ये आपके कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं जिन पर समाज वगैरह का जो आपका अधिकार होता है। अब ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अब इसके ऊपर अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, मैंने सोचा एक क्वेश्चन ही ले देता हूं और ये आपका पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। अब इसके ऊपर एक बार नजर डालिए, देखिए देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कम्युनिटी रिसोर्स के बारे में कि, एक सेकंड इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। प्राइमरी लेवल पर कम्युनिटी रिसोर्स को बहुत बढ़िया सोर्स माना जाता है, क्योंकि कम्युनिटी रिसोर्स में क्या होता है, यही तालाब होता है, पार्क होते हैं, ठीक है, आसपास के जो रिसोर्स होते हैं, क्योंकि बच्चा अपना ज्यादा टाइम यही अपना बिताता है, ठीक है। हम लोग भी यही बिताते हैं, पार्क में चले गए, तालाब में चले गए, आसपास में चले गए, ठीक है। हमारे आसपास तो कह रहे नहीं तालाब, आप लोग खूब कूदे होंगे तालाब में। तो इसको सबसे बढ़िया सोर्स माना गया है सीखने का। क्यों माना गया है? क्या ये सस्ता है? नहीं, सस्ते की बात नहीं है। इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति तो देखने को नहीं मिलते। यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। क्या देता है? यह अनुभव से सीखने का अवसर देता है। तो आंसर थर्ड सी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी याद करोगे, अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं, जब आप बचपन में कौन से पार्क के अंदर खेलते थे, तो अभी आपको याद आ जाएगा, यार बचपन में तो उस वाले पार्क में जाते थे, उस वाले खेत के अंदर जाते थे, और उस खेत में जो है वहां आम तोड़ देते, वहां अमरूद तोड़ देते। तो आपको अभी अपने खेत, अपने पार्क याद आ गए होंगे, ठीक है। तो जो आपके अनुभव है उससे सीखने का अवसर देते हैं, जो आपके कम्युनिटी, आपके रिसोर्स है, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालो, फिर आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद बताना ईमानदारी से कितना आपका स्कोर हुआ है। बेसिकली 24 क्वेश्चन नहीं थे, दुनिया भर की चीज मैंने आपको बता दी थी, तो वीडियो तो बहुत बड़ी थी। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपना स्कोर बताना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? बताओ क्या होगा प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? वास्तविक जीवन की घटनाएं प्रभावशाली संसाधन बिल्कुल होगा। जो वास्तविक जीवन की जितनी भी घटनाएं घटती है वो हमारे जीवन के लिए क्या होती है? प्रभावशाली संसाधन होते हैं। जितनी भी घटनाएं घटती है, ठीक है, आप लोग यहां पर जॉब लग जाएगी, ये भी क्या होगा? प्रभावशाली संसाधन होगा। समुदाय का जो सदस्य होता है, ठीक है, जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं, चाहे मैं भी हो, चाहे आपके जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, आसपास के मेंबर्स होते हैं,
वो भी एक प्रभावशाली संसाधन होता है। मैं भी एक संसाधन के रूप में आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आपके एग्जाम के लिए लगा हुआ हूं, ठीक है। तो क्या ऐसा संसाधन हूं, प्रभावशाली हूं या नहीं हूं, बता दो यार कमेंट बॉक्स में। कक्षा की चार दीवारी, क्लास की जो चार दीवारी होती है ना, वो प्रभावशाली संसाधन का काम नहीं करती, ठीक है। चार दीवारी है, उससे आप लोग क्या यूज ले लोगे, कुछ नहीं लोगे। अगर कक्षा की चार दीवारी पर, ठीक है, ये जो क्लास की चार दीवारी है, यहां पर अगर यहां पर पेंटिंग वगैरह होती है, यहां पर दीवारों पर ड्राइंग बनी होती और इसको ये हो जाता आपका बाला हो जाता, ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड हो जाता, बाला हो जाता, तो ये आपका प्रभावशाली संसाधन हो जाता। क्या हो जाता, तब ये आपका प्रभावशाली संसाधन हो जाता अगर ये बाला हो जाता। लेकिन क्लास की चार दीवारी है खाली, तो आपका कुछ नहीं होगा। बच्चे के स्थानीय संसाधन का उपयोग, ये भी प्रभावशाली संसाधन है, सिर्फ ये प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज ये आपकी संपूर्ण ईवीएस पेडागोजी मैंने कंप्लीट करा दी। आई होप आपको पूरी पसंद आई होगी। ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर बताओ।